हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नुसरत जहां स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा चैप्टर है और इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं इसमें सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से कि वीडियो को इतने ध्यान से देखना है कि सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएं। जब एक्सरसाइज पर हम पहुँचे तो कोई भी क्वेश्चन हमें मुश्किल ना लगे। अगर देखो इसको ध्यान से देख लिया, इंट्रोडक्शन में सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर कर लिए यहीं पे, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो करने में बड़ी ही आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल आखिर है क्या। ये क्वाड्रिलेटरल नामक वस्तु आखिर क्या है जो हमें इतने समझने की ज़रूरत है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब सिंपल से आसान से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं जिसमें, और जिसके 4 वर्टिसेस हैं, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। देखो मैं तुम्हें फिगर बना के दिखाती हूँ। ये यहाँ पर मान लो एक शेप है ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, अब मैं इसे कह सकती हूँ ये क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है भाई? देखो इसकी एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, इसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है भाई, 4 साइड्स हो गई। उसके बाद इसके 1 2 3 4, इसके 4 वर्टिसेस भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए 4 वर्टिसेस। उसके बाद देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इसके 4 एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसके 4 एंगल्स हैं। ये हो गए भाई 4 एंगल्स, हमने यहाँ लिख लिए। तो इसकी 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स हैं। ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर मैं इससे आगे आती हूँ तो क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। उसमें सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो यहाँ मैं एक छोटा सा स्क्वायर बना रही हूँ। ठीक है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, है ना। यहाँ पे भाई 4 एंगल्स भी हैं, 4 वर्टिसेस भी हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ये अच्छा, इसमें एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये बात हमें पता है। ठीक है, इसकी जो चारों साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और जो चारों एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हमें पता है। उसके बाद ये स्क्वायर है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बनाऊँ तो इसमें क्या होगा, चलो इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। रेक्टेंगल के बारे में हमें क्या बात पता है कि भाई रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी इक्वल होगा भाई ए डी के। ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी 4 एंगल्स ही होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें भी चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक रोम्बस बना लूँ, यहाँ मैं क्या करती हूँ, एक रोम्बस बना लेती हूँ। रोम्बस भी तो 4 साइड्स वाला होता है ना, तो वो भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम एक रोम्बस बनाते हैं। अच्छा, रोम्बस कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा काइट जैसा ऐसा होता है ना। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है। इसमें क्या है भाई, ए बी सी और डी। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने कहा था कि भाई इसमें भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं और जो एंगल होते हैं स्क्वायर में वो भी 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में हम ये नहीं कह सकते कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते। इसमें हम ये बात बता सकते हैं कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ए डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है,
ये चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये हो गई हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस की बात। ये भाई इनमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। तो ये तीनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। तो मैंने आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये तीनों जो हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इनमें 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं और 4 एंगल्स हैं। ये हमारी बेसिक सी चीज़ है। अब थोड़ा सा इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर ये एक और शेप है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ये है हमारा ट्रेपीजियम। इसकी भी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा अच्छा करके बनाते हैं, ये है हमारा पैरेललोग्राम। देखो थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा यार ये, रुको मैं फिर से बनाती हूँ इसको। ये हमारा पैरेललोग्राम है। और पता है इसको मैं ज़्यादा अच्छा सा करके क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ये ही हमारे चैप्टर का हीरो है। हमारे पूरे चैप्टर का हीरो पैरेललोग्राम है। मतलब सारी चीज़ें हमारे पास, पूरा जो चैप्टर है वो पैरेललोग्राम के आगे पीछे ही घूमता रहेगा। तो भाई ये हो गया हमारे चैप्टर का हीरो, ए बी सी और ये डी। इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। वैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं इसकी आगे डिस्कस करूंगी। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ए बी जो बराबर होता है वो सी डी के होता है और बी सी बराबर होगा ए डी के। यहाँ लिख लेते हैं, ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, बी सी बराबर होगा ए डी के। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसमें भी 4 एंगल्स होते हैं, लेकिन इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसके एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। वो हम स्क्वायर की सिचुएशन में और रेक्टेंगल की सिचुएशन में कह सकते हैं, पैरेललोग्राम की सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर मिस कर दी, ये जो ट्रेपीजियम है इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? इसमें ए बी पैरेलल होती है सी डी के। ठीक है, ये जो ए बी साइड है ये पैरेलल होती है सी डी के। तो ये हमारी ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है। बात करी थी मैं अभी यहाँ पर पैरेललोग्राम की कि ये हमारे चैप्टर का हीरो है। इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं भी आपको आगे सिखाती हूँ। अभी हमने ये सीखा कि भाई ये हमारी सारी शेप्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने बेसिकली समझ ली है कि भाई इनमें स्क्वायर में और रेक्टेंगल में एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और साइड्स, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने अभी आपसे कहा था कि पैरेललोग्राम जो है वो हमारे चैप्टर का हीरो है। अगर चैप्टर का वो हीरो है तो हमें उसको समझना भी ध्यान से पड़ेगा, है ना। ये यहाँ मैंने थ्योरम 8.1 लिखी है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। हमें बताना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। देखो मैं तुम्हें फिगर बना के समझाती हूँ। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, समझ लो। ये हो गया ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ऐसे। ठीक, ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा ए बी सी और ये डी। ठीक, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक डायगोनल है इसका डायगोनल, अच्छा डायगोनल क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स को मिलाती हुई लाइन जा रही है ना, ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो थ्योरम में हमसे ये कह रहा है कि ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। हमें इस थ्योरम में ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अच्छा देखो, जो डायगोनल है वो दूसरा भी हो सकता है, मैं बताती हूँ, बनाकर दिखाती हूँ मैं। जैसे ये हमारा भाई ये हो गया पैरेललोग्राम, ए बी
CD। अभी मैंने AC पे डायगोनल बनाया था ना, ये भाई BD पे बना दिया, ठीक है। डायगोनल ये भी है और डायगोनल ये भी है। A को C से ज्वाइन कर रहा है वो भी डायगोनल है, और जो B को D से ज्वाइन कर रही है लाइन, वो भी तुम्हारा डायगोनल है। तो कहने का मतलब क्या है, ये थ्योरम हमें ये बता रही है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, चाहे ये वाला आप डायगोनल ले लो, चाहे आप ये वाला डायगोनल ले लो, ठीक है। दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ये वाला लोगे तो ऐसे बन जाएगा और ये वाला लोगे तो ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो दोनों जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, इस थ्योरम में हमें ये बताया जा रहा है। अच्छा एक और चीज़, कई स्कूल्स में वैसे तो ये थ्योरम जो होती हैं ऐसे ही समझा दी जाती हैं, लेकिन कई स्कूल्स में इनका प्रूफ भी कराया जा रहा है। तो अगर आपको प्रूफ भी समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी थ्योरम्स को पूरे अच्छे से प्रूफ करके पूरा डिस्कस करके आपको समझा दूंगी। अभी के लिए हम यही समझ लेते हैं क्योंकि इसी पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये हो गई है हमारी थ्योरम 8.1 पर। आते हैं थ्योरम 8.2 पर। तो भाई ये है हमारी थ्योरम 8.2। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें क्या बताया जा रहा है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। देखो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम। देखो बार बार पैरेललोग्राम आ रहा है ना, इसीलिए मैंने इसको हीरो कहा था। वैसे मूवीज़ में तो हीरोइन के पीछे सब भागते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हीरो के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। अब इसमें वो ये कह रहा है, वैसे ये थोड़ा सा टेढ़ा सा होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। मुझे ना लग नहीं रहा था कि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दिया। अब ये लग रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। भाई हीरो है तो हीरो जैसा दिखना भी चाहिए। ABCD, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि हमें इस थ्योरम में बताया गया AB इक्वल होगा CD के और BC इक्वल होगा AD के, ठीक है। इस थ्योरम में अभी सिर्फ साइड्स की बात हो रही है, एंगल्स की बात हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि भाई थ्योरम में हमें क्या समझाया जा रहा है, क्या लिखा है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमें क्या समझाया गया है कि भाई जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी कि AB इक्वल होगा CD के और BC इक्वल होगा AD के। ये हमारी थ्योरम 8.2 हमें बता रही है। तो भाई थ्योरम 8.3 हमसे क्या कह रही है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है मान लो, तो उसकी अगर ऑपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये थ्योरम हमें ये बताती है। मान लो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये तो वैसे स्क्वायर बन गया लेकिन है तो क्वाड्रिलेटरल ही। चलो यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाती हूँ। ये बन गया रेक्टेंगल, स्क्वायर बनने से एक और चीज़ हम निकालते हैं यहाँ पे, ये हो गया रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। अब देखो इन दोनों के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, इसके तो चारों ही इक्वल हैं और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी भी ऑपोजिट इक्वल है, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो हमारी थ्योरम हमें क्या बता रही है कि जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जिन क्वाड्रिलेटरल्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। समझ में आई मेरी बात? जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारे पैरेललोग्राम कहलाते हैं। इससे एक बहुत ही बढ़िया सी बात निकल कर आ रही है, क्या भाई, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, तो ये दोनों पैरेललोग्राम हैं। तो बात क्या समझने वाली है कि सारे रेक्टेंगल्स, सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया कि सारे स्क्वायर्स, सारे रेक्टेंगल्स, भाई सारे रेक्टेंगल्स की, सारे स्क्वायर्स की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ना, तो ये सारे पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के तो नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर्स, सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? सारे रेक्टेंगल्स
पैरेललोग्राम हो सकते हैं, होते हैं बल्कि, लेकिन जो हमारे पैरेललोग्राम है वो सारे रेक्टेंगल नहीं होते। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन सारे ही पैरेललोग्राम, हम ये कहें कि रेक्टेंगल्स होते हैं तो सारे ही पैरेललोग्राम्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते, लेकिन सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम्स होते हैं। ठीक है, सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम्स होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं होते। अच्छा देखो, अब हमारी जो थ्योरम 8.4 है उसमें वो ये कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पैरेललोग्राम के एंगल्स की बात। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या समझ आ रही है पैरेललोग्राम के बारे में, कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो हमें क्या पता चला भाई कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो होगा वो हमारा एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें जो दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के बारे में पता चली वो क्या है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्योरम 8.4। आते हैं थ्योरम 8.5 पर। ये है हमारी थ्योरम 8.5। If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. हमें प्रूफ करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर इक्वल है तो वो हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। यहाँ मैं एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ, या चलो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बना लेते हैं, रेक्टेंगल टाइप हो गया ये। ठीक है, ये हमने यहाँ बना लिया। अब इसमें ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, तो अगर हम प्रूफ कर दें कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है हमारा एंगल डी के बराबर है, इनमें से कोई भी हम एक प्रूफ कर देंगे तो हम ये कह पाएंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। हमें सिर्फ इसमें यही प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर और एंगल बी अगर एंगल डी के बराबर होगा तो वो हमारा एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि अगर थ्योरम्स के प्रूफ्स आपके स्कूल्स में कराए जा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी जिसमें कि आपकी ये सारी थ्योरम्स प्रूफ करके दिखाऊंगी और आपके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए हम यही समझ लेते हैं कि भाई ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर भी अगर इक्वल है तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो बच्चों, थ्योरम 8.5 के बाद हम आ गए हैं थ्योरम 8.6 पर। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें थ्योरम में बताया जा रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब मैं कई बार क्या बता चुकी हूँ कि भाई दो इक्वल पार्ट्स में वो उसको डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ मैंने एक डायगोनल बना रखा है, आई मीन पैरेललोग्राम बना रखा है। यहाँ मैं बना लेती हूँ एक डायगोनल ऐसे और ये एक डायगोनल ऐसे। ठीक है, ये हो गया। इस पॉइंट को हम जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको मैं ओ नाम दे लेती हूँ। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है। ठीक है, और हमारा ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? बाइसेक्ट करने का मतलब ही ये है कि भाई दो बराबर हिस्सों में उसने उनको बांट दिया। डायगोनल ने जो है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया कि भाई ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर हो गया और ओ सी जो है वो मेरा ओ ए के बराबर हो गया। ये इस थ्योरम से हमें पता चलता है। तो ये थी हमारी थ्योरम 8.6। अब आते हैं 8.7 पर। तो बच्चों, ये है हमारी थ्योरम 8.7। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. देखो, अभी जो हमने 8.6 थ्योरम की थी ना, ये उसका रिवर्स है। उसमें हमें क्या कहा गया था कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ हमें क्या कहा जा रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के अगर जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, ये उसका बिल्कुल रिजर्व है। तो अब देखो, हमने इन सारी थ्योरम्स में क्या सीखा कि ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं
और डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सारी कहानी, सारी चीज़ें जो घूम फिर कर आ रही हैं वो किस पर आ रही हैं? कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो भी बात हुई है वो सारी पैरेललोग्राम के बारे में हुई है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब मैं डायगोनल्स की बात कर ही रही हूँ तो हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमने ये समझा कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस ये तीनों पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन डायगोनल्स के बेसिस पर ये किस किस तरह से अलग होते हैं एक दूसरे से, वो अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या स्पेशलिटी है कि भाई, क्या प्रॉपर्टी है कि भाई इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। चलो साइड्स की बात बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ डायगोनल्स की बात करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स में क्या होता है, इसमें ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक है। ये जो होंगे ना AC और BD, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक चीज समझ में आई। उसके बाद ये हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। दूसरी बात हो गई है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब तीसरी चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है इसमें कि ये जब भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं भाई? ये 90 डिग्री पर। तो तीसरी बात हमारे क्या समझ में आई, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आ गई कि डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं भाई रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल का क्या सीन है? एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो डायगोनल्स हैं यानी कि AC इज इक्वल्स टू BD जो है, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये स्क्वायर में भी था और ये रेक्टेंगल में भी है, ठीक है। तो डायगोनल्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे रेक्टेंगल्स में। और दूसरी चीज़ क्या कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। जैसे कि हमने स्क्वायर में सीखा ना कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, वैसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल में भी जो है वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये थी कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, एंगल कुछ और हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रोम्बस पर। अब रोम्बस क्या क्या सीन है भाई? रोम्बस का सीन ये है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हो गया डायगोनल AC और ये हो गया डायगोनल BD, ठीक है। इस सिचुएशन में, रोम्बस की सिचुएशन में मैं ये नहीं कह सकती कि AC इज इक्वल्स टू BD है। AC इज इक्वल्स टू BD नहीं है, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर में क्या था? तीनों चीज़ें थी, वो इक्वल भी थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे थे और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे थे। रेक्टेंगल में हमारा क्या था? रेक्टेंगल में एक दूसरे के इक्वल थे, बाइसेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं थे। और रोम्बस में हमारा क्या था? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और कहाँ पर? 90 डिग्री पर। तो ये मैंने तीनों चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारे पैरेललोग्राम्स ही हैं, लेकिन किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है वो यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। ये आप कहीं बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ के, चाहे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, इसको बहुत अच्छे से समझना और इसको नोट भी करना, ये आपके बहुत काम आएगा। तो चलो आगे चलते हैं।
तो भाई ये है हमारी थ्योरम 8.8। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखो हमें ये ट्राइंगल है, इसमें ये डी और ई जो है इसके मिड पॉइंट्स है, मतलब डी जो है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो हमारा ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमें बताया गया है। अगर तो हम क्या कह सकते हैं, डी ई को मिलाकर जो मैंने लाइन बनाई है, डी ई को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है वो थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी। ठीक है, थर्ड साइड बी सी के वो पैरेलल होगी। अगर देखो मैं यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना के आपको समझाती हूँ। ये ट्राइंगल है मेरा, मान लो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी, ठीक है, मैंने अब ऐसे पॉइंट्स के जो नाम है वो मैंने ऐसे लिख लिए। अब मिड पॉइंट मैं किसका ले रही हूँ, मिड पॉइंट मैं ले रही हूँ यहाँ पर और एक यहाँ पर। कौन सी साइड मैंने यूज़ करी, ए बी यूज़ करी जिसका मिड पॉइंट मैंने डी ले लिया, फिर मैंने ए सी साइड को यूज़ किया जिसका मैंने मिड पॉइंट ई ले लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, एक लाइन बना ली। तो डी ई जो है वो मेरी किसके पैरेलल आएगी, बी सी के, थर्ड साइड के। देखो इसको मैंने यूज़ कर लिया था, इसका मिड पॉइंट ई लिया था, इस साइड को मैंने यूज़ कर लिया था, इसका मिड पॉइंट मैंने डी लिया था। तो जो थर्ड साइड ये वाली बच गई ना, जो मैंने कहीं यूज़ नहीं की, वो इस डी ई के पैरेलल हो जाएगी। इन दोनों के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। ये थ्योरम हमें बस यही बता रही है कि भाई जो मिड पॉइंट्स को जोड़ने से लाइन एक ड्रॉ की हमने, एक लाइन बनाई, वो जो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो बच्चों ये है हमारी थ्योरम 8.9। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, हमें मान लो एक ये ट्राइंगल है, इसमें मैंने ये मिड पॉइंट लिया इसका। ठीक है, मिड पॉइंट लेकर भाई एक तो ए बी यूज़ हो गई यहाँ पर, जब मैंने इसका मिड पॉइंट डी ले लिया तो ये समझ लो ए बी यूज़ हो गई, और फिर इसको पैरेलल करना है किसके, भाई बी सी के। ठीक है, हमने इसको पैरेलल करना है किसके, बी सी के। तो ये वाली साइड, यहाँ पर मैंने डी पॉइंट लिया था तो ए बी यूज़ हो गया था, फिर मैंने पैरेलल किया किसके, बी सी के पैरेलल किया ना, तो भाई बी सी साइड भी यूज़ हो गई मेरी। अब बची क्या, बची मेरी ये ए सी जो कहीं यूज़ नहीं हुई है, और यहाँ पर ये इसके पैरेलल बनी है। तो ये ए सी जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये थ्योरम हमें क्या बता रही है कि अगर मैं एक साइड के मिड पॉइंट लेकर दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो जो थर्ड साइड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब ए ई जो है मेरा ई सी के बराबर आ जाएगा। अगर मैं क्या करती हूँ भाई, मैं पैरेलल करती हूँ किसको, डी ई को। अगर डी ई पैरेलल होगी बी सी के तो ए ई इज इक्वल्स टू ई सी मेरा अपने आप हो जाएगा। ये थ्योरम हमें यही बता रही है। सारी थ्योरम्स हमने यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपके सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और चीज़, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।